नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल आईईडी रोधी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान वैश्विक घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत फ्रांस साझेदारी पर चर्चा के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। और पीवी सिंधु मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली NIDMS का शुभारंभ किया। उन्होंने इस प्रणाली को आईईडी रोधी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। NIDMS एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के बम विस्फोटों के सटीक एनालिसिस को संगठित करना, संकलित करना, मानकीकृत संयोजन करना और सुरक्षित तरीके से इसको सबके साथ साझा करना, ये प्रक्रिया NIDMS से एक प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तापित होगी। श्री शाह ने कहा है कि इस प्रणाली से एजेंसियों के बीच आंतरिक समन्वय और बेहतर होगा। श्री शाह ने कहा है कि NIDMS देश भर में आतंकवाद रोधी दस्ता इकाई, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और ऑनलाइन डेटा तक पहुंचने और उसके उपयोग में सक्षम बनाएगा। श्री शाह ने कहा है कि यह निरंतर दफ्तरा माध्यम के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि NIDMS आगामी दिनों में एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। यह प्रणाली देश में आतंकवादियों द्वारा आईईडी के इस्तेमाल या विस्फोट की घटनाओं की जांच के दौरान विश्लेषण के लिए डेटा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 दिन की गुजरात यात्रा पर जाएंगे। श्री मोदी शाम को सोमनाथ पहुंचने और ओंकार मंत्रोच्चारण में शामिल होंगे। वे सोमनाथ मंदिर के ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अनगिनत योद्धाओं के सम्मान में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी हिस्सा लेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के केंद्र में लाठी के राजकुमार वीर हमीरजी गोहिल की वीरता और बलिदान की अमर गाथा है। जब आक्रांता जफर खान की सेना ने सोमनाथ पर हमला किया था, तब हमीरजी ने शिवलिंग की रक्षा का संकल्प लिया था। इसी विरासत को सम्मान देने के लिए 11 जनवरी को एक भव्य शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 108 घुड़सवार शामिल होंगे। यह यात्रा हमीरजी की प्रतिमा से शुरू होकर जनसभा स्थल तक जाएगी। यह महोत्सव का उद्देश्य युवा पीढ़ी को सोमनाथ के 1000 वर्षों के संघर्ष, बलिदान और पुनर्निर्माण की गाथा से परिचित करना है और उनमें राष्ट्रीय अस्मिता की भावना को जगाना है। अपर्णा खून। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने आज जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है। नई दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत ये आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश ने कहा है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों ने अपराधी साजिश रची थी। इन लोगों ने कथित तौर पर अंचल संपत्ति हासिल करने के लिए रेलवे में रोजगार को माध्यम बनाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों पर श्री मैक्रों के विचारों और रणनीतिक साझेदारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। विदेश मंत्री ने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बहुध्रुवीय और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में भारत फ्रांस साझेदारी के महत्व पर भी चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ EU के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों के अंतर्गत ये बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी
के निमंत्रण पर चांसलर मर्स 12 और 13 जनवरी को भारत की यात्रा पर आएंगे। दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों के बीच हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली में क्रिएटर्स कॉर्नर का शुभारंभ किया। प्रसार भारती द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रचनात्मक सामग्री को प्रदर्शित करना और इसे बढ़ावा देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय पर कल हुई तलाशी के बाद प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन और शेक्सपियर सरनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने जैन के परिसर में हुई छापेमारी में बाधा डाली है। तृणमूल कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। वे कल कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म आईपीएससी कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि टीएमसी सदस्यों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आईपीएसी कार्यालय में कल हुई तलाशी में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए इसे अनैतिक, गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक आचरण बताया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए तलाशी अभियान में बाधा डाली है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होने तथा श्रीलंका के पूर्वी तट के करीब पहुंचने की संभावना के मद्देनजर श्रीलंका में अलर्ट जारी है। श्रीलंका के मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और आज शाम पोर्टुवेल और ट्रिंकोमली के बीच तट से टकरा सकता है। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इसी बीच नेशनल बिल्डिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि प्रणाली की दिशा में बदलाव से मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में जोखिम कम हुआ है और वहां निकासी संबंधी चेतावनी हटा ली गई है। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने और आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की अपील की है। अहमद मोइन फारूक। भारत की पीवी सिंधु मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जापान की अकाने यामागुची के मैच से हटने से पहले सिंधु ने पहला गेम 21-11 से जीत लिया था। पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज, वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहेबुल फखरी के साथ मुकाबला खेलेंगे। दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली में तोड़फोड़ अभियान के दौरान तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी मामले में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस मामले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच शुक्रवार की नमाज को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। महाराष्ट्र की 29 नगर निगम सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। उम्मीदवार और राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रवासी भारतीय भारत और विश्व के बीच एक मजबूत कड़ी है। आज प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय प्रवासियों ने देश की परंपराओं, विचारों और मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल आईईडी रोधी और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रणाली प्रबंधन की शुरुआत की। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान वैश्विक घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत फ्रांस साझेदारी पर चर्चा के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात की। और पीवी सिंधु मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। NIDMS